हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहाँ पर हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या लिखी है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर पास होती हैं, उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। मान लिया हमारे पास कोई सरफेस है, या हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली। अब इस सरफेस से, ये हमारे पास कोई सरफेस है। अब इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का जनरल मीनिंग होता है फ्लो। फ्लक्स का जनरल मीनिंग होता है फ्लो। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरफेस से होकर कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, फ्लो हो रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब सरफेस कैसे भी हो सकती है, आपकी रेक्टेंगल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या कोई इरेगुलर सरफेस भी हो सकती है। सरफेस किसी भी तरह की हो सकती है। तो किसी भी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर जाएंगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हैं? अब हम देखते हैं आगे। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। जहाँ पर फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसलिए इसको लिखेंगे हम फाई ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पर फाई ई से डिनोट किया जाता है, फाई। तो अब देखेंगे यहाँ पर फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फाई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ds जो है वो है आपका सरफेस एरिया। स्मॉल सरफेस एरिया ले रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, इसलिए इसको लिख रहे हैं ds, या डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं आगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्यों लिखा ये? क्योंकि हम जहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, जहाँ पर ई जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डी एस यानी कि सरफेस एरिया भी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर फ्लक्स जो होता है वो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। तो कभी भी किसी दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमने देखा था 11वीं क्लास में, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब होता था तो उसको हम कैसे लिखते थे? ए वी कॉस थीटा। और अगर होता था ए क्रॉस बी तो इसको हम लिखते थे ए वी साइन थीटा। तो जहाँ पर ए डॉट बी यानी कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिखा जा रहा है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए जब हमने इसमें वेक्टर रिमूव करके लिखा तो इसको हमने लिखा ई डी एस कॉस थीटा। अगर ई क्रॉस डी एस होता तो उसको हम क्या लिखते? ई डी एस साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डी एस की। डी एस जो है किसी भी सरफेस का स्मॉल सरफेस एरिया है। अगर हम बात करें हमें पूरी सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख पाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर ये सर्कल जो लगाया हुआ है इसके ऊपर
इंटीग्रेशन के ऊपर, ये सर्कल डिनोट कर रहा है कि हम यहाँ पर होल सरफेस का निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे होल इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। इस पूरे को क्या पढ़ा जाएगा? होल इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। जब भी किसी क्लोज सरफेस की बात करते हैं और छोटा सा स्मॉल एरिया दिया होता है और पूरी सरफेस का एरिया निकाल रहे होते हैं, तो जहाँ पर हम इस तरह का इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे होल इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला निकल कर आता है। एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये है, और एक फॉर्म फ्लक्स के फॉर्मूले का ये है। अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया की बात ना करें तो केवल S लिख सकते हैं। एरिया को अगर A से डिनोट कर रहे हैं तो A लिख सकते हैं, जिस भी चीज़ से हम एरिया को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए DS या S का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं, एक चीज़ और याद रखें, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतना लिखिए आप। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फाई E इज इक्वल टू E डॉट DS। अभी देखा हमने, और इसी को हमने इस तरीके से भी लिखा, होल इंटीग्रेशन ऑफ EDS, या इसको हम लिख पाएंगे फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। अगर हम पूरी सरफेस के लिए निकाल रहे हैं और केवल स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो यहीं पे हम इसको लिख पाते हैं फाई E इज इक्वल टू EDS cos थीटा। इतना हमने अभी तक देखा। अब हम बात करते हैं कि ये थीटा जो है वो क्या है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। देखें यहाँ पर थीटा जो है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अब ये क्या चीज़ होती है? एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उस पर हम क्या करें, कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो उस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। जैसे कि हमारे पास मान लें कोई ये सीट है, ये मान लें एक सीट बना ली अपन ने, बनाई। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा और कहाँ होगा? इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, DS। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? S। तो एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है और आउटवर्ड ड्रा किया जाता है, इनवर्ड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सरफेस इस तरीके से है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ होगा, अंदर को नहीं होगा। अगर हम बात करें कोई इर्रेगुलर सरफेस ले, मान लो हमने ये इस तरीके से कोई सरफेस बना ली, अब इस पर हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया वेक्टर हम इस पर इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट पे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसी को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। मान लें इसका सरफेस एरिया कितना है? S, तो ये कितना हो जाएगा? इतना DS। कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो इसको हम कहेंगे एरिया वेक्टर, और ये हमेशा आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर 3D में दिखा नहीं सकते अपन, ये जो है बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो आपका जो थीटा आ रहा होता है, ईडीएस कॉस थीटा हम लिख रहे हैं, इसमें जो थीटा आ रहा होता है ये आपका क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे बाहर की तरफ आउटवर्ड एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को बताता है, उस सरफेस पे डायरेक्शन को बताता है। समझ पा रहे हैं? देखिए हम आगे देखते हैं। हम ये तो हमने देख लिया कौन सी क्वांटिटी क्या है और हमारे पास फ्लक्स के कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें कि फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। आइए फिर से लिख लेते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब कॉस का तो कोई यूनिट होगा नहीं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, देख चुके हैं हम, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट निकल कर आता है, क्या आता है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। और जब हमारे पास यूनिट निकल कर आ गया है तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखिए। आगे हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जब हमारे पास यूनिट है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और आसान हो जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट लिखा हुआ है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। क्या आया था हमारे पास, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी निकालना नहीं आ रहा है तो पहले फोर्स का रखें, फिर किस चीज़ का रखें हम, चार्ज का। यहाँ पर फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 और चार्ज का क्या हो जाएगा, ए टी। उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और एरिया का क्या रखते हैं हम, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसका क्या लिखेंगे हम, L2। इसको सॉल्व करके आगे लिखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, M L1 है यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा, M L3 T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर पास होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है फॉर्मूले से। क्या बन जाती है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन क्या बन रही है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन भी बन जाती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने इसका एसआई यूनिट निकाला, एसआई यूनिट के बाद हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। अब आगे हम इसके कुछ केस देखते हैं, आगे हम इसके कुछ केस देखते हैं। जब तक आप इतना देखिए, इसमें केस फर्स्ट, यहाँ पर हम केस फर्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। ये होगा इफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
पहली स्थिति यह है, पहला केस ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को परपेंडिकुलर पुट किया गया, रखा गया। तो हम देखेंगे, मान लिया हमारे पास ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपकी, इसमें हमने किसी सरफेस को परपेंडिकुलर रखा। कैसा रखा? परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं, ये तो कोई सरफेस हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से, इस तरफ होगी, और सरफेस को हमने इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरीके से। एक मिनट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस को हमने इस तरीके से रखा हुआ है। ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस को हमने ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। अब सरफेस भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस रखी है। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अभी हमने देखा था एरिया वेक्टर क्या होता है कि कोई भी सरफेस हमारे पास है, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल अगर ड्रा करते हैं तो वो नॉर्मल कहलाता है आपका एरिया वेक्टर। सरफेस अगर इस तरीके से है तो आपका एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड ऊपर की तरफ होगा। सरफेस अगर इस तरीके से है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। सरफेस यहाँ पर कैसी रखी हुई है हमारे पास, इस तरीके से पुट की हुई है या इस तरीके से रखी हुई है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा? इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। इस सरफेस को हमने इस तरीके से पुट किया, ये ऐसा रखा हुआ है, वो उसमें दिखा नहीं पा रहे हैं बोर्ड पे 3 डायमेंशनल में, ठीक है। इस तरीके से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब सरफेस को तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर यानी कि ds और e जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और पैरेलल वेक्टर के बीच कितने का एंगल बन रहा होता है, 0 डिग्री का बन रहा होता है। कितने का बन रहा होता है, 0 डिग्री का बन रहा होता है। तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा निकल कर आएगा 0 डिग्री। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना निकल कर आएगा, 0 डिग्री। क्यों बन रहा है 0 डिग्री का एंगल, आइए फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पर किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन उसका एरिया वेक्टर जो आउटवर्ड बाहर की तरफ 90 डिग्री से निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 का एंगल बनाएगा। अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का ही एंगल क्रिएट कर रही है, लेकिन उसका एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अभी हमने देखा था, phi E इज इक्वल टू EDS cos थीटा। इसमें जो थीटा होता है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो जहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो phi E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDS cos थीटा की जगह पर कितना रख दें, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, phi E इज इक्वल टू E इंटू ds आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होता है।
कितना होता है, मैक्सिमम होता है। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम। आइए इसको लिख लेते हैं। इफ सरफेस परपेंडिकुलर to the electric field then flux linked with, उससे जोड़ा हुआ फ्लक्स सरफेस will be मैक्सिमम। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उससे लिंक फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, तब तक आप इतना नोट करें। सेकेंड है हमारे पास, इफ द सरफेस parallel to the electric field then theta is equal to 90 डिग्री। अभी हमने देखा था अगर सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना आ रहा था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का 0 डिग्री आ रहा था। अगर हम बात करते हैं सरफेस कैसी है, पैरेलल है, तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का। कैसे बनेगा? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है। पहले 90 डिग्री के एंगल से रखा था, इस बार पैरेलल रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। मतलब जैसे ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही हमने सरफेस रखा हुआ है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से थी और हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा था, मतलब 90 डिग्री के एंगल से रखा था। जब सरफेस को हमने इसके पैरेलल रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। तो एंगल कितने का क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का बन रहा है। समझ पा रहे हैं? पिछली बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितने का एंगल बन रहा था, 0 डिग्री का। तो जहाँ पर थीटा कितना रखा गया है, 90 डिग्री रखा गया है। समझ पा रहे हैं? पिछले वाले केस में हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था तो एरिया वेक्टर का जो एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का बन रहा था, लेकिन इस बार कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसी को हम क्या लिख पाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 0। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो cos 90 कितना हो गया, 0। तो पूरा फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स आता है वो आता है मिनिमम। तो सरफेस को अगर परपेंडिकुलर रखें तो फ्लक्स मैक्सिमम, सरफेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो फ्लक्स कैसा आएगा, मिनिमम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इफ द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड then
इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स लिंक with the surface is जीरो हुआ, और इसी को हम बोल सकते हैं मिनिमम। इम्पोर्टेंट केस हैं, सभी को आना चाहिए। अगर सरफेस को परपेंडिकुलर रखें तो फ्लक्स कितना होगा आपका, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एंगल उस कंडीशन में 0 डिग्री का बनेगा। सरफेस को अगर पैरेलल रखते हैं तो उसका एंगल 90 डिग्री का बनता है, और उससे लिंक फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। कैसे होता है अभी हमने समझा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और हमने 2 स्पेशल केस भी देखे। पहला केस था अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम परपेंडिकुलर रखें तो उससे लिंक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होता है, और सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो उससे लिंक फ्लक्स जो होता है वो मिनिमम या 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। आगे हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर जो है बहुत बारीकी से पढ़ें और ध्यान देकर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।